घर घर में एक्टर पैदा हो रहे हैं हाँ और घर घर में आपके पास फ़ोन है। आपका टैलेंट फ़ोन पे दिखाओ, करो, रील्स राइट बनाओ, जो राइट भी राइट एक्टिंग का वीडियो बनाओ अपने घर रह के। हाँ अगर हाँ आपकी एक्टिंग किसी को पसंद आ गई तो ऐसे भी बुला लेंगे, वायरल हो गया आपका वीडियो तो ऐसे भी बुला हाँ लेंगे। काफ़ी लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, हाँ, रील्स कर देते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, जी, लेकिन रियल एक्टिंग की जो परिभाषा है उसको भूल के वो यस, काम करते हैं। यस, यस। कोई फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वाले कौन सा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पैसे दे रहा है? ये देखो ना, करोड़ों की फ़िल्म आप दे रहे हो उनको तो आपको पैसे नहीं देंगे, शेयरिंग पे लेंगे और शेयरिंग पे कुछ नहीं आया ऐसा बोल देंगे। हम्म अब नहीं रहे ऐसे रिलेशंस, अब नहीं रहे ऐसे लोग जिनसे मतलब अपनी बातें शेयर कर पाए, या ऐसे लोग, ऐसे मेंटालिटी वाले पहले वाले लोग नहीं रहे हैं अब ज़माना चेंज हो गया है। अब आप किसी को अपनी भावनाएँ बताएँगे तो हँसेंगे लोग, है ना? तो वो किसी को नहीं बताते, वो अंदर-अंदर घुटते हैं लोग और अपने फ़ोन में फिर अपना जो भी है वो देखते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युद्ध क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो रिपब्लिक डे के शुभ दिन में है। आज हम जीवन के उस पड़ाव हैं जहाँ पे इतने सालों की इंडिपेंडेंस के बाद हम देख रहे हैं अपने जीवन को प्रोग्रेस होते हुए। ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इंडिया शाइनिंग की बात करें तो हर क्षेत्र में वो शाइन दिखना चाहिए। आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वेब सीरीज़ और मूवीज़ में जो काम करते आए हैं उनके एक उम्दा कलाकार से हम मुलाकात करेंगे। उनका नाम है निकिता सोनी। इनको आप जानते होंगे पिक्चर रॉश, एक हसीना, 12 घंटे, ऐसी मूवीज़ के साथ आप उनको ज़रूर आपने देखा होगा, उनको उनके काम को, और आपने काफ़ी पसंद किया होगा। काफ़ी अच्छी बात मुझे उनसे मिलके ये लगी कि इस ज़माने में जहाँ पे लोग रिलीजन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके थोड़ा-सा अपने आप को हट रहे हैं, और अपने इस काम-काज के इतने बिज़ी शेड्यूल में स्पिरिचुअलिटी को कहीं न कहीं भूल रहे हैं। तो ये एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं और बहुत रिलीजियस हैं। पूजा-पाठ और काफ़ी बार मंदिर जाना, डेली बेसिस पे मंदिर मंदिर जाना, ये इनका डेली शेड्यूल का एक हिस्सा है। और इस जनरेशन में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह की चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि लाइफ अगर हम वैसे देखें तो एक डिस्ट्रैक्टेड मोड में जा रही है। तो ऐसे टाइम पे जब हम लोगों को, इन्फ्लुएंसर को जब हम इस दिशा में जाते हुए देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए हम उनसे बात करेंगे। वेलकम निकिता जी। थैंक यू। सबसे पहले यूथ वीक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, आपने हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट किया Yes. अपने बिज़ी शेड्यूल से। आई एम श्योर आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं और बहुत सारे आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें से समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। Yes. तो वी आर ऑनर्ड। बाकी आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, शुरुआत आपने कैसे करी, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी कि निकिता जी की जर्नी किस तरह से शुरू हुई, आपका बैकग्राउंड क्या रहा और इस दिशा में आने का कारण क्या है। सबसे पहले मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे इतने इतने घूंघट निकाल के रहती हैं लड़कियाँ, एंड घर में भी मॉम डैड, मतलब डैड के सामने मॉम इतने इतने घूंघट निकाल के घूमती है, वैसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और इस फील्ड में आई हूँ बिकॉज ऑफ मेरे डैड का सपना था। सो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी कि मेरे डैड ने मुझे इस फील्ड में भेजा और उनका ही ड्रीम था कि मैं एक बहुत बड़ी एक्टर बनूं। बट जब उनका ड्रीम था तब मेरा ड्रीम बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसा था कि नहीं नहीं करना, पापा बोल रहे तो करना पड़ेगा ऐसा। बट अब ये मेरा ड्रीम बन चुका है और जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत स्ट्रगल किया है इस जर्नी में मैंने। और वो बोलते हैं ना कि पहाड़ जो है वो दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पास जाके देखते हैं तो पहाड़ों में कितने कांटे हैं, कितने गड्ढे हैं, वो वहाँ अंदर जाके पता चलता है। वैसे ही इंडस्ट्री में जब मैं आई तो बहुत बहुत सारे गड्ढे थे, बहुत लोग ऐसे मिले, बट फिर भी मैंने उस पड़ाव को पार करके फिर यहाँ तक पहुँची हूँ। करेक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी हम ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, आशा की किरण को नहीं छोड़ते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि आपने इस दिशा में आगे बढ़े हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद आप ये चीज़ पे आए हो। तो आपके जीवन में जब ये चीज़ आ रही थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ की शुरुआत करी और फिर हमें लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं था। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपको कभी रिग्रेट हुआ हो कि इस इंडस्ट्री में आने का,
या फिर जो चीज़ आप चाहते हो वो अभी तक आपको नहीं मिली, ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सर, मैं 500 रुपए रेंट पे रहती थी और आज जहाँ पे भी हूँ ना, मुंबई में मैं 60-70 हज़ार रेंट भरती हूँ मंथली। तो मुझे राइट, रिग्रेट क्यों होगा जब इतना कुछ करेक्ट, भगवान ने दे दिया है मुझे, ऑफ कोर्स। राइट? मुझे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है और हुँ, मैं जो भी काम करती हूँ यहाँ पे दिल से करती हूँ, एक्टिंग हुँ, करती हूँ दिल से करती हूँ, कोई कैरेक्टर में निभाती हूँ दिल से करती हूँ। ये हुँ, मेरा शौक बन चुका है, पैशन बन चुका है। अब हुँ, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं ज़बरदस्ती इसमें आ गई, ये वो नहीं बोल करेक्ट, सकती। ये करेक्ट, मेरा पैशन बन चुका है। अब यहाँ से मैं यू टर्न नहीं ले सकती, ऑफ यहाँ से मैं कोर्स। किसी और फील्ड में नहीं जा सकती, हुँ, बिकॉज़ मैं जाना ही नहीं चाहती शायद राइट। इसलिए। तो कितने साल से आप इस लाइन में हैं? सच कहूँ तो मैं 14 साल की उम्र से मैं फ़िल्म लाइन लाइन में में हो? आई हूँ। बॉलीवुड में तो अभी 8 साल से हूँ मैं, बट इससे हुँ, पहले मैंने गुजराती इंडस्ट्री में काम किया है। ओके, मैंने 18 फ़िल्में एज़ एन लीड गुजराती इंडस्ट्री में की हैं अच्छा। और बहुत सारे शोज़ किए हैं। हुँ, मैंने पुरानी सीरियलों में भी काम किया है चाइल्डहुड में जब मैं 14 साल की थी। अच्छा, अच्छा। पृथ्वीराज चौहान, धर्मवीर, साईं बाबा, जय माँ दुर्गा, द्वारकाधीश जैसे ओके, सीरियलों में ओके। मैंने काम किया है। उसके हुँ, बाद मैंने गुजराती इंडस्ट्री में फ़िल्में की, उसके हुँ, बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। वेरी इम्प्रेसिव। तो गुजराती का जो फ़िल्म कल्चर है, वहाँ का और यहाँ के कल्चर में क्या डिफ़रेंस पाया आपने? नहीं, देखा? ऐसा कोई डिफ़रेंस नहीं है। वहाँ है स्मॉल बजट में फ़िल्में बनती है, हुँ, वो हुँ, क्राइटेरिया एक फ़िक्स्ड ओके, है ओके। और यहाँ पे बड़े बजट में फ़िल्म बनती है, हुँ, यहाँ का एक अलग हुँ, हुँ, क्राइटेरिया है। हुँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है ही, हुँ, बट वहाँ पे एज़ एन आर्टिस्ट वहाँ पे काम करना मतलब वहाँ तक सीमित रहना। राइट। वहाँ से बाहर आ पाना मुश्किल हुँ, था उस समय जब मैं इंडस्ट्री में थी। अब तो हुँ, देखो जानकी पौड़ीवाला एंड सब यहाँ तक हाँ, आ हाँ, गए हैं, बड़े-बड़े राइट। प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। हुँ, बट जब मैं इंडस्ट्री में थी वहाँ पे हुँ, गुजरात तब वहाँ कुछ नहीं था। यस। तो तब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी थी गुजरात इंडस्ट्री और फिर यहाँ पे आई हूँ। तो हाँ, फ़र्क तो है, हुँ, हुँ, फ़र्क तो है। उस समय ये था कि गुजराती इंडस्ट्री में काम करना मतलब हिंदी में काम नहीं मिलेगा आपको। हुँ, हुँ। तो ऐसा बहुत बार सुनने में आता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत उम्दा कलाकार को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती और ये भी पता चलता है कि काफ़ी सारी पिक्चरें बन जाती हैं, वो रिलीज़ नहीं होती और बहुत बार ये सुनने में आता है कि लोगों को कमिट कर दिया जाता है कि ऐसा-ऐसा काम मिलेगा, लेकिन फिर वो कभी वो काम स्टार्ट ही नहीं होता। तो ओवरऑल आपने कभी महसूस ऐसा कुछ किया है कि जहाँ पे आपको लगा हो कि यहाँ पे सिस्टम का जो मैनेजमेंट है, जिन जैसे पिक्चरों को आजकल क्या है सब लोग ट्रिपल आर जैसी मूवीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी उम्मीद ये रहती है कि वो ऑस्कर की तरफ जाएँ और उनका नाम बहुत ज़्यादा हो और इस चक्कर में वो बड़े बजट की मूवीज़ ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं और छोटे बजट की मूवीज़ बनाने का जो लोगों का है, कुछ लोग हैं जो छोटी मूवीज़ छोटे बजट की मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं बनाते। तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि बहुत सारे लोगों को काम इसलिए नहीं मिलता और बहुत सारी पिक्चरें सिर्फ़ इसलिए नहीं बनती क्योंकि छोटे बजट के मूवीज़ बनाने का कोई सोचता नहीं है? नहीं देखो मूवीज़ छोटे बजट की और बड़े बजट की मेरे हिसाब से नहीं होती है। हुँ, हुँ। हमारी अभी गुजराती इंडस्ट्री में एक फ़िल्म आई थी कानो, कानो कानो, करके। कानो। बहुत ही कम बजट में फ़िल्म बनी है और 200 करोड़ कमा के गई है सर। पब्लिक को कंटेंट चाहिए, ऑफ़ कोर्स। जो दिल हुँ, से हुँ। छू जाए। हुँ, अब देखो साउथ की फ़िल्में कितनी चल रही हुँ, है। हुँ। क्यों चल रही है? क्योंकि उनके हर एक फ़िल्म में उनका एक इमोशन जुड़ा होता है भगवान से, हुँ। माता-पिता से, है हाँ, ना? और यहाँ बॉलीवुड में भी अभी मैं क्या बोलूँ छोड़ो। राइट, राइट। नहीं बात ये भी यस, है कि ये बात पॉइंट आउट हुई भी थी कि यस, साउथ इंडस्ट्री में हाँ। जैसे अभी एक वो अपने प्रभास रिलीजन को लेके चलते हैं, रिलीजन को साउथ लेके वाले। चलते दैट्स हैं। व्हाई उनकी फ़िल्में हिट जाती हाँ, हैं। और अभी एक प्रभास की मूवी रिसेंटली आई थी जिसका ओपनिंग डे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था सलमान? और लाइक 100 करोड़ ओपनिंग रिकॉर्ड था ओपनिंग डे का और फिर वो नीचे गिर गया। ओके, तो इसका कारण वो ये बताते हैं कि अ, इस मूवी को उन्होंने लार्ज स्केल में बनाया प्रोड्यूसर ने। ओके, ओके। अगर वो लार्ज स्केल में नहीं बनाते, हाँ, तो ये मूवी फिर भी चल जाती अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तमिल की ऑडियंस ही देखेगी। हाँ, अब होता क्या है कि क्योंकि पीछे ऐसा बैकग्राउंड हो गया है कि ट्रिपल आर ये बड़ी-बड़ी मूवी बाहुबली ये सब इतना चल गई है कि हुँ, वहाँ के लोग भी यही सोचते हैं कि हमें फ़ेम चाहिए और इस चक्कर में वो जो रियल अपॉर्च्युनिटीज़ सबको मिलनी चाहिए, एक तो वो नहीं मिलती हुँ, और अच्छी मूवीज़ बनती ही नहीं है। हुँ, क्योंकि जो पहले का ट्रेंड अलग था। हुँ, पहले अच्छी मूवीज़ इसलिए बन जाती थी क्योंकि
इस तरह का एकदम मैग्नस थॉट प्रोसेस नहीं रहता था कि मैं बड़े अमाउंट की ही मूवी बनाऊंगा। तो इस ये भी एक कारण वो बता रहे हैं, ये चेंज आया है, ये शिफ्ट आया है। ये शिफ्ट आया है कोरोना के बाद, जब हाँ थिएटर्स बंद हो गए थे हाँ। और ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा चलने लग गए थे। और अभी पब्लिक को ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत कम थिएटर में देखने जाते हैं लोग, और घर पे बैठ के फ़ोन में देखना पसंद करते हैं। जब चाहे तब उनको स्टॉप कर दे, अपना काम कर ले, फिर उसके बाद प्ले कर ले। राइट। उतना टाइम नहीं रहा पब्लिक के पास। पब्लिक ये चाहती है कि अपने टाइम जोन के हिसाब से फिल्में देखे, तो उनके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, हाँ और उनको पता है कि एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ओटीटी पे आ जाएगी फिल्म, तो क्यों देखने जाएगा कोई कहीं राइट पे। राइट, ये पॉइंट वैलिड है। ये लेकिन वो बहुत थिएटर में मूवी देखने का मजा अलग है, और वो तो जाते हैं ना रहता लोग, है। जाते हैं, बट कम जाते हैं ना, वो ये हाँ वजह है। कम हो गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं कि मतलब वहां तक रिलीज हुई है वो भी नहीं पता होता है लोगों को। एक्चुअली ये भी सुनने में आता है कि जो यंग एस्पायरिंग एक्टर होते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आने की इच्छा रखते हैं, उनसे काफ़ी साल तक तो गलतियां हो जाती हैं। गलतियां इस तरह हो जाती हैं कि वो अपना नेटवर्क अच्छा नहीं बना पाते, और ये भी गलती हो जाती है कि उनका जो अप्रोच होता है, उनका जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस नहीं अपनाते हैं जो प्रोसेस अपनाना चाहिए, और बहुत ही लेंदी प्रोसेस, अपना खुद के जर्नी को बहुत लेंदी बना देते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। एक्चुअली वो उसमें उनकी गलती नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब मैं नई नई मुंबई में आई थी। हालांकि मैं तो गुजराती फिल्मों में काम कर चुकी, इतना तो नॉलेज था मेरे पास, कौन हाँ सही है कौन गलत है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, उतना तो मेरे पास आइडिया था। बट उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आई थी, तब लोग बोलते थे कि तुम क्लब में जाओगे तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, तुम जो लोग दारू पीते हैं उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, तुम्हें काम मिलेगा। ये सब जो लोगों का जो सोचना था, यहाँ पे एक्टर लोग आते थे, उन लोगों का जो सोचना था, या लोग उनको बोलते, बहुत ही गलत तरीका। हाँ, गलत मतलब रास्ते चले जाते हैं इंसान, और जब नशे की लत में लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, फिर वो अपना जो मेन फोकस है वो गवा देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ होती तो है यहाँ पे, लेकिन मेरा गोल फिक्स था। मेरा ये था कि मैं फालतू, मुझे पता है कि जो सब लोग यही सोच के आएंगे वहाँ पे पार्टी में, और कि कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, तो फिर काम कब होगा? सिर्फ कॉन्टेक्ट बढ़ाने नहीं आए यहाँ पे, काम करने आए हैं। तो वो सोच था मेरा। तो हाँ, अभी जो भी नए लोग यहाँ पे आते हैं तो वो लोग इस चीज़ में तो बिल्कुल ना जाए कि भाई क्लब में जाएंगे और पार्टी शार्टी करेंगे तो कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे और काम मिलेगा। बिल्कुल नहीं। आप अपने स्केल पे, अपने एक्टिंग उस पर वर्क करो, और आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो निकिता जी, इतने साल आपने अभी काम किया, 8 साल तो आपने गुजराती सिनेमा में काम किया हुआ है, तो अपने एक्सपीरियंसेस से आप जो एस्पायरिंग एक्टर हैं उनकी जर्नी को आसान करने के लिए कुछ अगर टिप्स देना चाहें, टिप्स इस तरह के कि जब कोई यंग पर्सन, आज आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया तो आपको एक आइडिया हो गया कि ये माहौल क्या है, यहाँ पे मैं अपनी जर्नी को कैसे स्मूथ बना सकती हूँ, ठीक है, ये एक्सपीरियंस जानने के बाद अगर आज आप फिर से एंट्री करते इस इंडस्ट्री में, तो आप वो कौन सी गलतियाँ नहीं करते और वो सब कौन सी चीज़ें करते जिससे आपका सफ़र आसान हो जाता? मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं बड़े बड़े प्रोडक्शन के पास काम मांगने के लिए जाती थी, बट वहाँ नहीं मिला मुझे काम। ओके। यही गलती थी मेरी, क्योंकि अब समझ में आता है कि बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस है, अधर्मा एंड ऑल, बहुत बड़े बड़े, तो उनके वहाँ पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग और भी होंगे जो काम मांगने आते होंगे, है ना। तो वो एक लॉबी बन गई है उनकी, एक सर्कल बन गया। उस लॉबी में घुसना बहुत ही डिफिकल्ट है, कोई नहीं घुस पाएगा। और जो लोग नए लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो लोग बेचारे ये छाबरा एंड ऑल जो है, उनके वहाँ ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, ये वो है ना। बट इतने सारे लोग आते हैं, 100 में से एक बंदे को काम मिलेगा सिर्फ, है ना। छाबरा दिखता भी नहीं है, सीधी सी बात मैं मुंह पे बोलती हूँ। मैंने कितनी बार ऑडिशन दिए, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। बस अपने स्किल पे काम करो। अब तो इतने सारे सोशल मीडिया खुल चुका है आपके लिए, इतना रास्ता खुल चुका है इतने सारे, कि किसी की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये भी सुनने में आया है कि काफ़ी चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई है, तो ऑडिशंस भी ऑनलाइन हो जाते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है कि अपने को एक सिटी से दूसरी सिटी में आके ही ऑडिशन देना पड़े। तो ये जैसे आपने बताया कि काफ़ी बार तो अप्रोच करें तो मुलाकात ही नहीं होती और धक्के खाते रह जाते हैं लोग। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, वो लोग मुलाकात किन किन से करेंगे, सबसे तो नहीं कर सकते ना वो लोग। तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये प्रोसेस जो इन्होंने पूरा बना रखा है वो स्ट्रीमलाइंड नहीं है, वो प्रॉपर प्लानिंग से ये चीज़ें नहीं हो रही है? नहीं, प्रॉपर प्लानिंग से ही हो रही है,
बट सबको नहीं मिल पाएंगे वो। करेक्ट। ऑडिशन देखेंगे, उनको सही लगेगा, उनको बुलाएंगे। हाँ अब जिनको नहीं काम मिला वो बोलेगा ना कि भाई, हाँ जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं हम्म, कितनी बार ऑडिशन दिया, मेरे को काम नहीं, हाँ मैं बोलती हूँ ना वैसे। हाँ और मेरे जैसे कितने लोग बोलते होंगे, बट उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है सबको तो नहीं देख सकते, सबको हाँ तो of नहीं मिल course। सकते ना, वैसे तो जैसे आपने बताया कि बड़े जो हाउस है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ तो मुश्किल हो जाता है सफ़र, तो जी। फिर क्या करना चाहिए उनको? फिर ऐसे कौन से प्रोडक्शन हाउस को उनको अप्रोच करना चाहिए? सर अब तो ये बात हो गई कि घर घर में एक्टर पैदा हो रहा है, हाँ हाँ। ठीक है, और घर घर में आपके पास फोन है, आपका हम्म टैलेंट फोन पे दिखाओ, हो जाओ, सही। करो, रील्स राइट बनाओ, जो राइट भी राइट। एक्टिंग का वीडियो बनाओ अपने घर रह के। हाँ अगर हाँ आपकी एक्टिंग किसी को पसंद आ गई तो ऐसे भी बुला लेंगे, वायरल हो गया आपका वीडियो तो ऐसे भी बुला लेंगे। हाँ, ये एक अच्छी ये एक जरिया अपॉर्चुनिटी है, मिल गया जरिया है बन ना गया लोगों है। को। हम्म तो ओटीटी का जो ये प्लेटफॉर्म इतना आगे बढ़ गया है, तो इसमें आपको कोई कमी लगती है कि इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हो गए हैं, तो बहुत ऑप्शंस होने की वजह से क्या ये बेनिफिट है नए लोगों के लिए, या फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ऑफ कोर्स बेनिफिट है, तो नए हम्म लोग आते हैं उनको काम मिलने लगा है, उसकी हम्म, वजह से हम्म। बेनिफिट तो है। लेकिन जो मूवीज जिनका एक्सपेक्टेशन होता था कि थिएटर में वो ज़्यादा कमाएंगे, हाँ। तो ऐसा कभी आपको लगा है कि ओटीटी के आने की वजह से उनकी जो इनकम पहले ज़्यादा होने की गुंजाइश होती थी वो कम हो गया है? सर मेरी फिल्म आई थी रोश हाँ करके, हाँ हाँ। वो हमने कश्मीर फाइल के साथ रिलीज कर दी थी, हमारी यही गलती थी। ओके। और वो पता नहीं मतलब थोड़ी बहुत चली, इतनी नहीं चली। हम्म मिथुन चक्रवर्ती के बेटे थे मेमो हाँ उसमें, हाँ। और ब्रिजेश सेठजी थे। तो और वो आप ये कह रहे हैं कि वो टाइमिंग गलत हो गया? टाइमिंग गलत हो गया, और पता नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे अगर अपन ओटीटी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं अगर अपनी मूवी को लॉन्च करने के लिए, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई? सर ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले कौन 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 सा ओटीटी प्लेटफॉर्म पैसे दे रहा है, देखो ना। करोड़ों की फिल्म आप दे रहे हो उनको, तो आपको पैसे नहीं देंगे, शेयरिंग पे लेंगे, और शेयरिंग पे कुछ नहीं आया ऐसा बोल देंगे। हम्म वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पैसे नहीं दे रहा है। कोई भी ऐसा जैसे जेन्युइन कोई नहीं, जैसे आपकी मूवी? हाँ, दे रहा है उन लोगों को, धर्मा को और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को दे रहे हैं, ओके ओके, ये प्रॉब्लम है वो है। क्योंकि तो आप नए लोग 5-10 करोड़ की फिल्में बना के लेके जाते हैं ना, उनको पैसे कहाँ मिल रहे हैं। हम्म 10 करोड़ की फिल्म में आपको बोलेगा कि ले लो 50 लाख ले लो। हम्म। तो इसमें ऐसा है कि जो छोटे प्रोडक्शन हाउस हैं हाँ, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो जैसे आपकी एक मूवी जियो हॉटस्टार में, जियो सिनेमा में आई थी, रोश, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि जियो ज़्यादा जेन्युइन है, रिलायबल है? ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म तो होगा जो ट्रस्ट वर्दी सर है जियो और जियो सही? को हमने रोज जो है शेयरिंग पे दी थी, हाँ हाँ जियो को, हाँ। बट ऐसा लोगों ने, जियो की ऑडियंस कितनी है, बहुत सारी है, ठीक है, हाँ लोगों ने हाँ। देखी तो होगी, लेकिन वहां से पैसे ही नहीं आए, बोले नहीं नहीं देखी किसी ने। करेक्ट। तो ये सब प्रॉब्लम ओटीटी प्लेटफॉर्म में हो जाता है। बाकी आपका वैसे विजन क्या है? आप ओवरऑल क्या चाहते हैं कि फ्यूचर आप तक कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री में? क्या आप मेन लीड के हिसाब से बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम सिनेमा करना चाहते हैं, या? आपको मेरा लुक लगता है मैं मेन लीड में चल सकती? नहीं, मेरे हिसाब से जब पर्सनैलिटी की या टैलेंट की बात आती है तो ऐसा होता नहीं है कि हम, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी आए हुए हैं जो कि जिन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी डिसिप्लिन से वो चीज़ों को बदला जो पहले कभी सुनने में नहीं आई थी। ओके, मैं यहाँ पे हीरोइन बनने नहीं आई हूँ, हाँ मुझे हाँ हीरोइन नहीं बनना है, मुझे एक्टर बनना है राइट। ना, चाहे वो कैरेक्टर कैसा भी हो, हाँ हाँ मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे एक्टर बनना है। हाँ। तो जैसे नवाजुद्दीन है, वो एक्टर है, हीरो नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि जब अब हम कोई चीज़ की उम्मीद करते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हमें अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हम अब प्रिंसिपली बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरह से हमेशा हमारे में इतनी क्लैरिटी रहती है कि हमें जो चाहिए हम वही करना चाहते हैं? क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनको जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तो उनको साइड हसल करना पड़ता है, और बहुत कम लोग हैं जैसे नवाजुद्दीन जी हैं, ये जो एक्टर्स हैं ये बहुत थिएटर के एक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और इनको पता है, नस नस पता है एक्टिंग की। तो उनके बारे में हम बात करते हैं तो ये फीलिंग आती है कि उनको हमेशा से पता था कि उनको फेम की इतनी चाहत नहीं है जितनी
सही काम की चाहत है। जी, जी, जी। तो क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग अपनी को तसल्ली देने के लिए फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं, या फिर अब जिस दिशा में युद्ध जा रही है, आपको लगता है कि क्लैरिटी अगर कम नवाज़ है? सर आए थे इंडस्ट्री में, उनको पता था कि वो किस स्तर के एक्टर हैं, हाँ। बट उन्होंने छोटा-मोटा भी काम किया है। उन्होंने हाँ। छोटे कैरेक्टर्स भी किए हाँ, हैं, मुन्ना भाई क्योंकि से उनको शुरुआत हुई थी। अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। हुँ। उसके बाद जब मिली, हुँ। तब पूरा खा गए इंडस्ट्री को, और हुँ। आज राज कर रहे हैं हुँ। इंडस्ट्री पे। हाँ, मुन्ना कोई भाई से मौका शुरुआत मिलना हुई बहुत थी। ज़रूरी है। करेक्ट। यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है मुंबई में, जो घर छोड़ के, अपना घर-बार छोड़ के इधर रह रहे हैं ना, उनके हाँ। पास टैलेंट है, उनको अपने आप पे इतना भरोसा है कि भई हम कुछ कर सकते हैं, कुछ उखाड़ सकते हैं यहाँ हाँ, पे, हाँ, हाँ। तभी आए हैं। सही, सही। तो मेन प्रॉब्लम मौका मिलने की है। यस, मौका मिलने की। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी होते हैं जो अपनी सोच की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से, अपने उस डिसिप्लिन की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके पास मौके होते हैं, लेकिन कुछ नशे में लग जाते हैं, हाँ, कोई गलत आदतों में पड़ उसका कोई जाते तोड़ हैं। नहीं है, वो अगर हुँ। कोई गया नशे में तो फिर तो ज़िंदगी झंड है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में समय के साथ, क्योंकि ड्रग्स बहुत आगे चीज़ें बहुत कंज़्यूम करने लग गए हैं लोग, अल्कोहल, सिगरेट, हुँ, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, और हुँ, सोशल मीडिया में कंज़म्पशन बहुत बढ़ गया है। हुँ, लोग बहुत समय सोशल मीडिया में दे रहे हैं, मतलब वो चीज़ों में समय दे रहे हैं जहाँ पे वो खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे हैं, हुँ। बस किसी और की दुनिया को देखते हुए वो कंज़्यूम होते जा रहे हैं, हाँ, खर्च हो रहे हैं वो। राइट, राइट। तो क्या आपको लगता है ये जो बदलाव आ रहा है पिछले 10 सालों में, हुँ। इसकी वजह से हमारी यूथ गलत दिशा में जा रही है, और वो, क्योंकि वो डिसिप्लिन से ज़िंदगी नहीं जी रही है, इस वजह से देखो, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रही नहीं, है? जैसे आप बोल रहे हो ना, फ़ोन में देखते रहते हैं लोग। हुँ। बट इंसान काम कर कर के कितना करेगा? हुँ। इतना स्ट्रेस होता है, तो थोड़ा समय अगर फ़ोन में दे दे रील देने में, तो उनको सुकून मिलता, अच्छा लगता है उनको कि हाँ, मतलब कुछ देखा, एंटरटेनमेंट की हाँ। बहुत ज़रूरत है लोगों को, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। कुछ देखते तो माइंड उनका वो डाइवर्ट हो जाता है किसी परेशानी से। अगर 5 मिनट तुम रील देख लो, तो वो जो परेशानी आपकी है वो दूर हो हुँ। जाएगी, यहीं पे आपका माइंड आ जाएगा। तो वो हुँ। ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, और जो हुँ। देखते हैं ना, वो एंटरटेन के लिए देखते हैं, खुद को एंटरटेन करना और खुद हुँ। को खुश करना हुँ। ज़रूरी है। लोगों को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं यहाँ पे लोग। हुँ। खुद को अच्छा लगता है ना, वो करेगा इंसान। मुझे लगता है कि जो अच्छा लगे वो करो। रील देखना अच्छा लगता है, देखो, 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 देखो। लेकिन निकिता जी, इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि हम किस तरह से अपने जीवन का चुनाव करते हैं। हुँ, कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों के बीच में बात करके, हुँ, उस समय को व्यतीत करके, हुँ। हम लोगों से उनसे सीखेंगे भी, क्योंकि पुराने ज़माने में यही अब होता नहीं था। रहे ऐसे अब वो, लोग ना हाँ। सर, अब नहीं रहे ऐसे हुँ। रिलेशंस, अब नहीं हुँ, रहे ऐसे हुँ, लोग जिनसे मतलब अपनी बातें शेयर कर पाएँ, या ऐसे लोग, ऐसे मेंटालिटी वाले पहले वाले लोग नहीं रहे हैं अब। हुँ, अब ज़माना चेंज हो गया है। अब आप हुँ, किसी को अपनी भावनाएँ बताएँगे तो हँसेंगे हुँ, लोग, हुँ, है ना? तो वो किसी को नहीं बताते, वो अंदर-अंदर घुटते हैं लोग, और अपने फ़ोन में फिर अपना जो भी है हुँ। वो देखते रहते हैं। क्योंकि ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम की अगर बात करें, हाँ, तो ये स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटा अमूमन एक एवरेज नंबर चल रहा है। चल रहा है, राइट। और ख़ासकर टीन्स में, टीनेजर्स में, हुँ, या फिर छोटे-छोटे बच्चों में। हाँ। और जब आप सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा 6 साल का, 7 साल का, वो तो या पता माँ-बाप चला की हुआ, गलती है, हाँ, पैदा होते ही तुम देख रोने लगा, ले बेटा। हाँ, वो माँ-बाप तो की गलती गलती है। है, वो गलती वो नहीं बोल सकते हम हुँ, कि हाँ, हुँ, बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चों को किसने सिखाया देखना? फ़ोन क्या हुँ, होता है, बच्चों को क्या पता? जब पैदा ही हुँ, अभी हुआ है वो। हुँ। क्योंकि आपने जैसे बताया कि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ अगर मिले, हुँ। तो वो हर इंसान आगे बढ़ सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे एक समय से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि क्योंकि हमारे माइंडसेट में हाँ। प्रॉब्लम आ रही है, हम अपने लाइफ को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, हुँ, सही दिशा में काम करना, रेगुलरली उस चीज़ पे काम करना, और हुँ। गलत संगत में रहना, और गलत चीज़ों का सेवन करना, ये चीज़ बाधा बन रही है हमारी ग्रोथ के लिए। सर, आप गाँव में जाओ ना, किसी की मुंबई छोड़ के कहीं दूर गाँव में जाओ ना, टाइम हुँ। पे सही से लोग उठते हैं। हाँ, हाँ। टाइम पे उठते हैं, टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे खेत जाते हैं, टाइम पे ही करते सब कुछ। बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई ना, बड़ी हाँ, सिटियों में हाँ। चेंज हो गई, टाइमिंग उठना, खाने-पीने का टाइमिंग चेंज हो गया। गाँव हुँ। में तो वही अभी चल रहा है, लोग सुबह उठते हैं, तो अपना काम करते ये हैं। गलत नहीं होगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट है, कि हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ भी होनी चाहिए, हुँ, और एक तरफ हमारा माइंडसेट भी सही होना चाहिए, और हमारे हुँ।
जो लाइफस्टाइल है वो भी सही होना चाहिए। अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए तब जाके हम एक सफल ज़िंदगी की वो उम्मीद कर मिश्रण सकते हो ही नहीं सकता, अभी लोगों का दिमागी घास चढ़ने गया है, कैसे मिश्रण होगा बताओ? हैं। कहाँ से चलेगा वो फिर? करेक्ट। नहीं हो सकता जी, लोगों को चेंज नहीं, उसकी सोच को चेंज नहीं कर पाओगे ना। हम्म। तो मान लीजिए। अगर कोई कोई गलत कर रहा है, कोई हाँ ड्रग्स कर रहा है, चलो सोच लो, हाँ। उसको आप मना करो, क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, और उसकी मर्जी है वो हमारे सामने नहीं करेगा, कहीं और जाके करेगा। करेक्ट। किसी को समझा नहीं सकते आप। तो मान लीजिए आप, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, आपके पास वो पावर होती जहाँ पे आप इस इंडस्ट्री की रूपरेखा बदल पाते, अगर आपको मौका मिलता। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ से जूझ रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास भी आइडियाज़ आते होंगे कि ये चीज़ें मैं करूँगी तो जीवन आसान हो सकता है उन लोगों के लिए जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। तो आप वो ऐसी क्या चीज़ें करने की कोशिश करते हैं? मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस मैंने ओपन किया है, होली अच्छा सॉल एंड मूवीज़। अच्छा। मैं अच्छा। चाहती हूँ कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, या मैंने जो भी मेहनत की है इंडस्ट्री में, हाँ हाँ। और जितना लोगों की घृणा, लोगों की सोच ताने वो सुने हैं कि हाँ मुंबई गई है, क्या किया तुमने, कौन सी फिल्म आ रही तुम्हारी, ये वो। हम्म। तो आधे तो लोग ना यहाँ पे ये पागल हो जाते हैं कि क्या जवाब दे घर वालों को। तो मैंने प्रोडक्शन हाउस इसीलिए ओपन किया है कि कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम करके लोगों को काम दूँ मैं। करेक्ट। ये तो मैं बहुत इतना ही कर इम्पोर्टेंट है। सकती हूँ, मैं कोई वो बड़ी तुरम खान अंबानी अडानी नहीं हूँ कि भाई मैं बड़ी फिल्में बना दूंगी और सबको ले लूंगी, ऐसा तो मैं कर नहीं सकती। जितना मेरे दायरे में आता है उतना ही कर पाऊंगी। तो मैंने छोटा सा प्रोडक्शन हाउस ओपन किया, उसमें कुछ फिल्में बनाऊंगी, कुछ शॉर्ट फिल्में एड ऑल बना के लोगों को काम दूंगी। उतना ही कर सकती हूँ ना मैं। हाँ सही बात है। मैं क्या चेंज कर दूंगी मैं? आपने शुरुआत करी, यही बहुत हाँ, बड़ी बात है। जी क्योंकि इस दिशा में सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। लोग सोचते ही नहीं है। नहीं है वही। अक्सर ये देखा जाता है कि ओटीटी का जो सेंसरशिप है वो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को पता है नहीं कि उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। अब फिल्म जो हम थिएटर्स में देखते हैं वहाँ तो फिर भी सेंसरशिप है, तो एक अडल्ट यूए सर्टिफिकेशन के हिसाब से वो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ओटीटी में ऐसा है नहीं। तो अब तो ओटीटी बंद हो गया ना सर, अब तो कितने सारे ओटीटी बंद कर दिए सरकार ने। लेकिन अब तो जो ऑलरेडी चल रहे हैं हाँ उसमें भी ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं हाँ जिसके अंतर्गत अपन ये कह सकें कि अगर कोई 16 प्लस की कोई मूवी है या 14 प्लस की कोई मूवी है या कोई एडल्ट कैटेगरी की है, तो अडल्ट कैटेगरी का तो आई नो कि वो एक अलग निश हो गया मूवी का। लेकिन 14 या 16 ईयर्स अबव में भी अगर उस उम्र के बच्चे वो मूवी देखते हैं तो उसमें वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहा नहीं है, क्योंकि वो एक दायरा पार कर लेते हैं। क्योंकि सर क्या बात कर रहे हो? अभी बहुत सारे रिलीजन में होते हैं कि 13 साल के बच्चों की शादी करा दी जाती है। हाँ जी, वो ठीक भी है, गलत तो है। वहाँ पे क्या वो अडल्टनेस वहाँ नहीं आती है? हाँ जी, वो भी तो गलत है। तो गलत है वो भी ना? गलत है। हाँ, तो फिर लेकिन उस चीज़ पे कोई सवाल ही नहीं उठाता। हाँ, तो ये वाली बात पे जल्दी सवाल उठाते हैं, वो वाली बात पे क्यों कोई सवाल नहीं वो उठाता? चीज़ भी गलत है निकिता जी। हाँ जी। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि वो चीज़ सही है, वो तो और गलत है हाँ, कि गलत एज में शादी कराना। जिस एज में वो अपने सपने देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना करियर बनाएंगे, उस एज में उनकी शादी कराना, ये बहुत बहुत दुख वाली बात है कि भारत में हमको ये सब देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। पर क्योंकि तभी मैंने आपको ये बात कही कि सोशल मीडिया, ड्रग्स, इसका बहुत बुरा असर हो रहा है जी जी ये सारे माहौल में। जी। और आजकल प्रॉब्लम इस बात से होती है कि जैसे मान लीजिए कि इससे रिलेटेड हम कोई यंग पर्सन से सवाल उठाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा कल्चर बिगड़ता जा रहा है, तो हम हमारी उम्मीद होती है कि हम प्रोग्रेसिव जवाब पाएं, हम सॉल्यूशन पाएं, सॉल्यूशन पाया। लेकिन हमें जवाब ये मिलता है कि ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलेगा, इसमें हम क्या करें। तो ये जो मजबूरी वाली फीलिंग है, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है ना, ये चीज़ डराती है कि अगर आज 2026 में रिपब्लिक डे के दिन हम बात कर रहे हैं और ये स्थिति आ गई है, इंडिया शाइनिंग की बात हो रही है, लेकिन आगे 10 साल बाद अगर इसी ट्रेंड पे दुनिया चलती रहेगी तो क्या फ्यूचर होगा। देखो भाई, ये तो सरकार हाँ। को देखना चाहिए।
जहाँ जो बच्चे जो आप बोल रहे हो कि देखते हैं चीजें, हम्म, तो उसको स्टॉप लगाओ ना। हाँ आपके पास तो है, एसेस हैं, उसको स्टॉप लगा सकते हो, ऑफ क्यों नहीं कोर्स। लगा रहे हो स्टॉप? सो एकदम सही कह रहे हैं आप। लगा सकते हैं ना, सरकारी लगा सकती है, कौन लगाएगा इधर? कोई हम्म, आम इंसान आके तो लगा नहीं करेक्ट। सकता इस चीज को stop, वो क्योंकि चाहे वो अल्कोहल हो, जैसे बीच में सिगरेट हो। अभी जैसे बीच में कुछ कुछ एप्स बंद कर दिए गए थे, बैन हाँ कर दिए गए थे, हाँ तो हाँ, वैसे ये चीज को भी रोक लगाओ। क्योंकि आप चाहते भी हो कि ना भी देखे हम्म बच्चे, हम्म, और फिर बच्चों के सामने वही चीज ला रहे हो, क्योंकि तो बहुत गलत है ना। हाँ बहुत सारी कंट्रीज में हाँ सोशल मीडिया एक समय के बाद बंद कर दिया जाता है, हाँ या फिर बच्चे वो चीज़ नहीं देखेंगे। हाँ ये हाँ चीज़ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। हाँ ऑफ और कोर्स। जैसे अल्कोहल वाली बात है, हाँ टोबैको वाली बात है, उस हाँ। पे क्योंकि अभी मैंने सरकार को सुना टैक्स है मिलता है। कि सरकार जो है सिगरेट और वो सब बंद, तम्बाकू एंड सब बंद करने वाले हैं। हाँ हाँ अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। हाँ, ये ज़रूरी था। यस। कुछ साल पहले शाहरुख खान जी से एक हाँ सवाल पूछा गया हाँ कि आप टोबैको इन सब हाँ का क्यों प्रमोशन करते हैं, हाँ आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। हाँ। तो उनका तो आप जानते हैं विटी स्टाइल है, तो उन्होंने एकदम न्यूज़ जो रिपोर्टर है उनको एकदम विटी स्टाइल में जवाब दिया कि हाँ आपको गवर्नमेंट को मना करना चाहिए कि हाँ उनका प्रोडक्शन बंद करें। बंद करें, राइट जब राइट। जब आप गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे हैं कुछ, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं इंडोर्स क्यों कर रहा अब हूँ। मैं खुद सिगरेट पीती हूँ, मुझे सिगरेट के बिना नहीं चलता है, हाँ ठीक जी है, हाँ जी। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि बैन हो जाए ताकि मैं ना पी पाऊँ। मैं चाहती हूँ छोड़ दो, लेकिन सामने आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। वो तो रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, हाँ और गवर्नमेंट अगर मदद नहीं कर रही है इस हाँ मामले में, हाँ तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं ये और बंद कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट कर रही है हाँ, बंद, और तो अच्छा है बहुत ये, अच्छी बात है। इस यूथ के लिए एक बहुत साल अच्छा का है। स्टॉक ला के रख दूंगी पहले से। हाँ आजकल ये ये चीज़ें हैं जो चीज़ों को पे कंट्रोल नहीं है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रू ट्रू, लेकिन बैन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, वेरी गुड। एक निकिता जी, ये जो फ्रीडम की बात हम करते हैं, फ्रीडम के क्या मायने हैं आपके लिए? कि आपने भी इंडिया में रहते हुए ये ज़रूर समझा होगा कि आज़ादी इतनी इम्पोर्टेंट होने के बावजूद बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक आज़ादी नहीं मिलती एक महिला को। ये आपने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना होगा, अपने फैमिली में पेरेंट्स से भी सुना होगा, उनको देखा होगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज़ादी मिलती नहीं है, उसको छीननी पड़ती है। हम्म आज़ादी को छीननी पड़ती है, और अभी तो मिल रही है, अभी तो छीन ली है, मतलब लेडीज़ लोगों ने आज़ादी पूरी छीन छीन ली है, उनका हक, उनका जो फ़र्ज़ है वो सब जान गए हैं, हम्म और उस हिसाब से ही वो रह रही है। अभी की महिलाएं आप देखो, उनकी सोच। हम्म तो ऐसा कभी लगा आपको कि फेमिनिज्म की बात हम जो करते हैं वो को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत रिबेलियस होते जा रहे हैं। Yes. कभी कभी वो हम लिमिट नहीं देख पाते हैं कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, क्या करो? क्योंकि हमें दबाव इतना मिल गया इतने सालों में हाँ, कि हम अब खुल के हर अब- चीज़ में आ रहे हैं, हाँ, और हमें खुद को नहीं पता कि ये क्या चीज़ हमारे लिए खुद के लिए गलत हो जाती है। गलत हो जाती है, राइट। तो नहीं। तो इसका प्रॉब्लम होता है कि हम इतने सालों से दबाव को एक्सेप्ट करते गए, तो अब यंग जनरेशन अब वो बोलते हैं ना, पाप का घड़ा कब तक भरेगा? एक दिन तो फूटना ही है, फूट गया, सब हो गए, अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो जैसे आप जालौर को बिलोंग करते हैं, जी। तो वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ पे चीज़ों में बदलाव आ रहा है, या फिर मुंबई दिल्ली का जो ये कल्चर है, यहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, महिलाओं को इतनी आज़ादी मिल रही है, वहाँ पे उस तरफ रूरल एरियाज़ या नॉन मेट्रो एरियाज़ में आपको कैसा हाँ, डिफरेंस सब लगता है? बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। और रही बात मेरी, तो मेरी फैमिली लास्ट 40 साल से गुजरात में रहती है, और मेरे दादा दादी ये वो सब राजस्थान में है, तो मेरा वहाँ जाना बहुत कम रहता है। मैं अपनी फैमिली के साथ गुजरात में रहती हूँ, अंकलेश्वर में। तो वहाँ वहाँ जब शादी ब्याह होता है तभी जाते हैं, बट वहाँ का रूल्स जो है हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे किसी भी शादी में जाते हैं या कुछ होता है, तो हम लोगों को पूरा घूंघट और वैसे रहना पड़ता है। मैं वैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ही सिर्फ मेरे घर में मैं ही सिर्फ एक ऐसी लड़की हूँ मेरी पूरे खानदान में कि बिगड़ेल हो गई हूँ और बाहर आ गई हूँ, और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गई हूँ। तो ऐसा होता है क्या कि फिर हमें बिगड़ेल इन द family- सेंस मैं बहुत ज़्यादा
अपनी मर्जी की मालिक मालिक हूँ। हो गए। मुझे पता है मेरे हक क्या है, मेरे फर्ज क्या है। हम्म। मतलब मुझे वो कोई बांध के नहीं रख सकता कि नहीं ये नहीं करना है। क्यों नहीं करूँ भाई, मेरी लाइफ है। हम्म। मैं वैसी हो गई हूँ। मतलब गलत नहीं करना, ना गलत करना, ना गलत सहना। हम्म। किसी के साथ गलत नहीं करना, हम्म। ना गलत सहना। इतना मेरा वो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो इतना फ्रीडम तो हर इंसान को, हर महिला को होना चाहिए। राइट। तो सोसाइटी क्या वो एक्सेप्ट कर लेती है इस चीज को, मतलब? नहीं करे तो क्या फर्क हाँ पड़ेगा? जी। नहीं, ऐसा आपको कभी महसूस हुआ है क्या कि जब आप सोसाइटी के लिए आपने जी रहे हैं क्या हम? ये जिंदगी हमें जो मिली है वो सोसाइटी के लिए मिली है क्या? भगवान ने हमें जन्म दिया है, इस धरती पे लाए हैं, तो क्या सोसाइटी के लिए लाए हैं? नहीं ना। करेक्ट करेक्ट। फिर ये क्या सर, आप भी सोसाइटी में? नहीं, ये सवाल बहुतों के दिमाग में आता है, इसीलिए वो कदम नहीं उठा पाते क्या हैं। हम भूखे मरेंगे, सोसाइटी आएगी डालने के लिए घर पे खाना? आप क्या हम बीमार पड़ेंगे, सोसाइटी आएगी हॉस्पिटल हमारा बिल चुकाने हम्म। या फिर हमारी सेवा करने? नहीं ना। खुद की जिंदगी मिली है, खुद के उससे रहो। हम्म। क्योंकि अगर 143 करोड़ की जनसंख्या है जी हमारी जी और उसमें 50% महिलाएं हैं, जी तो ऐसा नहीं है कि ये जो भावनाएं आपकी है जी। वैसी और महिलाओं की नहीं होगी, उनकी भी यही बहुत भावनाएं दबा होंगी, लिया लोगों लेकिन ने लेकिन महिलाओं को, हाँ। बहुत दबा लिया, हम्म। बहुत टॉर्चर कर लिया। अब नहीं, अब हम्म। अब हो गया भाई। हम्म। अब नहीं, वो एक झेलने की जो क्षमता होती है ना, वो खत्म हो हम्म। गई अब नहीं। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि दिल्ली मुंबई इसको अगर हम एक बार साइड कर दें हम्म और नॉन मेट्रो एरियाज की बात करें, तो अभी भी बंदिशें बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, हम्म। और वो बाधाओं को पार नहीं कर पा रही हैं महिलाएं? जो नहीं कर पा रही है वो करने की कोशिश तो कर रही है ना। हम्म। फिर कर अच्छा, पाएगी जब आप समय आएगा, सही समय आएगा तो वो भी हो करेक्ट। जाएगा। कोशिश तो कर ही रही है, महिलाएं नहीं कर रही है ऐसा तो है नहीं। हम्म। फिर कुछ कश्मकश में फंस जाती है, कुछ हम्म। रिलेशन में फंस जाती है, हम्म। कुछ दबाव में आके हम्म। बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है। तो बहुत सारे महिलाओं की अलग अलग हम्म। कहानियां हैं। बट ठीक है, जैसे महिलाओं की है वैसे पुरुष की भी है। ऐसा नहीं है कि तुम भाई महिलाओं को ही दबा के रख रहे हो। कुछ हम्म। महिलाएं हैं जो पुरुष को भी दबा के रख रही है। वो दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। अभी पूरा इक्वल हो गया मुझे लग रहा है। हम्म। जितना पुरुष आगे बढ़ रहा है उससे ज्यादा महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। हम्म। ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष कर रहा है और महिलाएं नहीं कर रही है। जैसे एक चीज हमेशा आपने देखी होगी कि गर्ल्स को ईव टीजिंग की प्रॉब्लम होती है। इफ टीजिंग मतलब मतलब? कि जैसे आप रास्ते चलते लड़के छेड़ देते हैं हम्म। और घूर घूर के देखते हैं, हाँ। तो वो चीज़ जैसे 10 साल की उम्र से 11 साल की उम्र से उन बच्चियों को बहुत दिक्कत होती है उस बात से, जी जी और आपने भी महसूस किया होगा ये चीज़। जी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम में कहीं गलत जा रहे हैं, अपनी पेरेंटिंग में कहीं गलत जा रहे हाँ, हैं क्या? एजुकेशन, अगर हम्म। आपका एजुकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो आप फिर वैसे ही देखोगे। हम्म। इवन आप अपनी बहन को, अपनी माँ को भी वैसे ही देखोगे। हम्म। और पेरेंटिंग में भी कहीं आप देखते हैं कि जैसे लड़कों को जो प्रॉपर समझ देनी हाँ चाहिए, हाँ वो समझ हम आज की तारीख में हाँ क्योंकि पेरेंट्स अपने सक्सेस के पीछे इतना भाग रहे हैं आजकल, हाँ। डबल इनकम जी ग्रुप का चल रहा है जी कि जी दोनों हस्बैंड वाइफ ही कमा रहे हैं, जी। पहले ऐसा नहीं था। हम्म। तो क्योंकि वो खुद अपने करियर को आगे बढ़ाने में जी मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, और बेटों को वो समझ नहीं देने की वजह से हाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको जी इस बात का आइडिया ही नहीं है कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, जी किस तरह से उनको बिहेव करना चाहिए, जी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जी फाइनली वो भी, उनकी भी कोई सिस्टर है, उस तरह की सोच वो नहीं रखते हैं। उसका कारण आपको पेरेंट्स लगता है, पेरेंट्स को और समय देना चाहिए अपने बच्चों को? जी, बिल्कुल देना चाहिए। हम्म। बिल्कुल देना। अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं मिलेंगे तो फिर ये सब हो करेक्ट। रहा है ना। कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। उसका गला काट दिया, उसका ये कर हम्म। दिया। तो फिर तो आपके जीवन का टर्निंग मोमेंट क्या रहा, जब आपको लगा कि अब मेरे को लाइफ में ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं अपने बारे में सोचूं, और क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये ख्याल आया, या आपने खुद ही बहुत पहले से सोचा हुआ था कि इस स्टेज के बाद मैं ये फैसला लूँगी? नहीं, मेरा कोई यू टर्न टर्निंग पॉइंट है ही नहीं। मैं अभी सीधे ही जा रही हूँ, है ना? हम्म। और सीधे जा रही हूँ और मेरा लक्ष्य मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ समय बाद मैं संन्यास ले लूँगी और अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को।
जो अच्छा लग रहा है वो कर रही हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही हूँ और मुझे पता है मैं शादी नहीं करने वाली। मेरा सब क्लियर है माइंड, Correct. मतलब मेरा गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है। ये शादी वादी इस सब में बिलीव नहीं करती हूँ मैं, तो मैं मेरा क्लियर है। तो आज की तारीख में जैसे शादियों में बिलीफ कम होता जा रहा है, जी, तो उसका मेन कारण क्या लगता है आपको? जैसे गर्ल्स शादी के बारे में एकदम बहुत नेगेटिव हो गए हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको महसूस होता है कि इन कारणों से वो दूर होते जा रहे हैं? रिलेशन नहीं टिकते हैं ज़्यादा इसलिए, और शादी होने के बाद भी महिलाओं को जो एक सीमित क्राइटेरिया में रहने के लिए बोलता है, महिलाओं को चाहिए आज़ादी भाई, राइट। एकदम आज़ादी चाहिए, सीधी सी बात है, और नहीं मिलेगी तो करेंगे। तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि जब शादी करते हैं तो उस समय जो चुनाव किया जाता है, वो चुनाव करने की जो फैसला है वो लड़कियों को नहीं मिलती। वो तो मिलना चाहिए, वो जहाँ नहीं ये मिलता है इसकी वजह से डिवोर्स एंड डिवोर्स हो ऑल जाता होते है। हैं, वो तो मिलना चाहिए। और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि ये चीज़ का जो डिसीजन है वो पेरेंट्स ही लेते हैं। पेरेंट्स लेते हैं, राइट, पेरेंट्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले पेरेंट्स का हक बनता है, पेरेंट्स को पसंद आएगा उसके बाद लड़की को पूछो, हाँ। लड़की को नहीं पसंद आया तो फिर मत करो। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो पेरेंट्स ही पसंद हाँ, करेंगे, हाँ। पर लड़की को उसके बाद पूछो, लड़की को पसंद आया तो करो। अगर पेरेंट्स को पसंद आ गया और कर लो, फिर टिकता नहीं है वो रिश्ता। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स सिर्फ औपचारिक तौर पे पूछते हैं, फॉर्मेलिटी के हिसाब से पूछते हैं बच्चियों से, और फिर करना उनको वही रहता है जो उन्होंने सोच रखा होता है? क्या उनकी खुद की सोच बहुत हावी हो जाती है अपने बच्चों के जीवन के फैसले लेने के लिए? नहीं हुई, हाँ, कहीं-कहीं ऐसा होता है, और कहीं-कहीं तो माँ-बाप बहुत ही समझदार हो चुके हैं। उनको पता है कि अपनी बेटी कैसे खुश रहेगी या किसके साथ खुश रहेगी, उसको पसंद है कि नहीं, पसंद नापसंद का बहुत ख़्याल रखते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे शायद मुझे ज़्यादा नॉलेज ना हो, बिकॉज़ मेरा अपना गोल फिक्स्ड है। करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है शादी, पसंद नापसंद सब। तो आप इतने समय से जो काम कर रहे हैं, इतना आपने सीखा, एक्टिंग को सीखा, और आप खुद कहते हैं कि आप फेम के पीछे इतना नहीं भाग रहे, आपको फेम चाहिए ना मुझे, नहीं, मतलब फेम के पीछे ही भाग रही हूँ मैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप रियल एक्टर बनना चाहते हैं। यस, यस। काफी लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, रील्स कर देते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन रियल एक्टिंग की जो परिभाषा है उसको भूल के वो काम करते हैं। तो जब आप इस तरह की सोच रखते हैं, तो आपने कभी एक्टिंग करते हुए इस सफ़र में कभी अपने पर्सनालिटी को बदलते हुए देखा है, या फिर आप हमेशा से ही ऐसे थे? जैसे अभी मैं हूँ ना, जैसे बात कर रही हूँ वैसे ही हूँ मैं हमेशा से। हाँ, लेकिन मुझे जो कोई कैरेक्टर मिलता है तो मैं उस हिसाब से रहती हूँ, मतलब वो कैरेक्टर में मैं पूरा ढल जाती हूँ। अगर मुझे कोई भिखारी का कैरेक्टर देगा, मैं बिल्कुल आपको डिट्टो वही लगूंगी। ओके। है ना? अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दे, मैं उसको दिल से निभाती हूँ। तो बाकी रियल में मैं ऐसी हूँ जैसे बात कर रही हूँ आपसे। तो उस रोल में ढलने के बाद काम जब कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसा आपको लगता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा निकलना, फिर उसी में रहते। तो सबसे लंबा प्रोजेक्ट आपका अभी तक का क्या रहा है, जिसमें बहुत समय आपने दिया? रोस्ट 45 दिन 45 दिन का। तो अभी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है कि 2 महीने 3 महीने के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चलते हैं, या फिर साल भर के वैसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं? नहीं, वैसा नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर मूवी वेब सीरीज बनाने में अमूमन कितना समय लग जाता है? डिपेंड ऑन कहाँ पे शूट कर रहे हो, कितने दिन का है, मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं रहता है। वो क्रिएटिव साइड के हिसाब से कुछ फिल्में बड़ी हैं जो 1-1 साल भी चलती है, डिपेंड ऑन फिल्म बजट, ऐसा स्टोरी। राइट। तो ऐसा फीलिंग आपको आता है कि जैसे मूवी बन गई और उसको प्रॉपर मार्केटिंग नहीं मिली? मेरी कितनी सारी फिल्में हैं जो बन के रेडी पड़ी है, रिलीज नहीं हुई, तो बड़ी फिल्में, तो उसका कारण, बड़े एक्टर के साथ, उसका कारण कौन, मतलब बाधा कौन बन जाते हैं जो मूवी रिलीज ही नहीं होती? डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि कोई बड़ा एक्टर नहीं है, अच्छा, तो फिल्म कौन देखेगा, हम तो रिलीज करें। तो वो तो डिस्कशन मूवी बनने से पहले भी हो गया होता होगा ना? कहानी तो दमदार होती है ना, तो क्या हम बड़े एक्टर को लेके ही फिल्में करें, फिर नए जो आ रहे हैं उनको लेके ना करें फिल्म, उनको काम ना दे?
तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर जब बन रही होती है तब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो एंगल है हाँ उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, यस है ना? क्यों पिक्चर बन जाती है बन उसके जाती बाद, है वैसा उसके कि बाद फिल्म सोचते अच्छी हैं। बन जाएगी तो अच्छी चलेगी, पब्लिक को आजकल कंटेंट पसंद हाँ आते हाँ हैं। हाँ। तो वैसा मतलब ये है कि ऐसी ऑडियंस भी हम होना पब्लिक के चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं फिल्म, हम्म। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे जो तुरम खान लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ हाँ। वो लोग अपना माइंड चला के वो नहीं लेते फिल्म कि राइट एक बड़ा एक्टर नहीं है इस फिल्म, राइट राइट। तो कहानी कितनी भी दमदार हो। तो उसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म फिर अपने को ढूंढना पड़ता जी है ना? जी। तो आप कह रहे फिर हैं कि जितना छोटा ओटीटी होगा उतना कम पैसे देंगे, बनी है तुम्हारी हाँ करोड़ों की फिल्म, हाँ हाँ। थमा देगा तुम्हें 5 लाख रुपए। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं तो वो बिक जाती है, कोई ना कोई बट ओटीटी में बिक बट जाती है, ये हो गया है। ऐसे इतने कम बजट में बिके, इससे अच्छा तो मैं चाहूंगी वो हाँ। फिल्म डब्बे में पड़ी रहे। 1 करोड़ की फिल्म तुम हाँ 5 लाख में कैसे दोगे? हाँ, वो उस समय उस चीज का, उस फिर मौके का फायदा हाँ उठाते हैं वो कि यस जब कहीं नहीं बिक रही है तो हाँ। फिर तो आप अगर सक्सेस को आज की तारीख में किस तरह देखते हैं? सक्सेस मुझे ऐसा आपके लगता हिसाब है से क्या है? अम, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जिंदगी में खुश है वो उसके लिए सक्सेस ही है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं 500 रुपये रेंट पे रहती थी, आज मैं आराम से ज़िंदगी जी रही हूँ मुंबई में, ये मेरे लिए सक्सेस है। राइट। और मैं चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, चलेगा, मुझे बस ऐसा भोलेनाथ चलाता रहे, ऐसे ही ज़िंदगी मेरी कट जाए। मेरे लिए यही सक्सेस, मैं खुश हूँ, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही हूँ, वो मेरे लिए सक्सेस है। और कभी आपको ऐसा फीलिंग आया है कि भारत में हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, कि हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जी हम सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं? तो इस तरह का आपको महसूस हुआ? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये बोला जाता है कि बच्चों का ख्याल रखो, बच्चों का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हाँ लेकिन विद इन फैमिली बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई रह जाती हैं। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है कि जो डार्क रियलिटीज़ हैं वो घर के चार दीवारी के बीच में ही रह जाते हैं। हर जो लड़की है वो किसी ना किसी चीज़ से जूझ रही होती है, बहुत सारी बातें वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती है, ट्रू क्योंकि पेरेंट्स के पास एक तो समय नहीं है और एक वो समझ नहीं है कि वो उनकी बात को समझ पाए, समझ पाए राइट और वो अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाते हैं। जी और क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्वास अपन रिलेटिव्स में और नेबर्स में, क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी है, हम ऐसा ट्रेडिशन लेके चलते हैं कि हम पहले के टाइम में तो बहुत नेबर्स पे बहुत भरोसा होता था, जी तो इस चीज़ की वजह से ये एक ऐसा माहौल बन गया है कि गर्ल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। और भैया इसी की तुलना में हमारा रिलीजन ये कहता है कि देवियों की पूजा करो, हर दिन मंदिर जा रहे हैं सब, जी नवरात्रि हर तरह की बातें हो रही हैं कि नवरात्रि में ये 9 दिन का ये होना चाहिए, ये रिचुअल है, और सारी बातें महाभारत रामायण ये सब चीज़ें, मतलब हिंदू एज अ कल्चर तो बहुत ज़्यादा ये दिखाते हैं कि हम कितने सभ्य हैं, राइट 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 है ना? लेकिन जब हम रियल में अगर उसकी बारीकियों में जाएं तो आपको फील होता है कि दोनों एकदम विपरीत चलते हैं। ट्रू हाँ ऑफ कोर्स इंसान होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, ये सब होता है यस। तो इसका आजकल सच्चाई का जमाना नहीं रहा, हाँ हाँ अगर आप कुछ भी सच बोलोगे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, हम्म। कुछ झूठ बोल दोगे तो शायद हाँ वो काम हो आपके जाता हाँ है। में हाँ मिलाएगा और काम भी हो हाँ जाता है, झूठ का जमाना है। लेकिन ये है कि आप इस चीज़ को एजुकेशन सिस्टम को कहीं ताल्लुक रखते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा बेहतर हो, हम नहीं ये बच्चों को सच और झूठ का जो वो है वो तो सिर्फ संस्कार ही, संस्कार जो देते हैं माँ बाप या फिर घर में जैसे घर में रहेंगे वहाँ से मिलेगा, एजुकेशन से नहीं मिलेगा। सच और झूठ का जो अपने दिमाग में घुसा रखा है वो सिर्फ संस्कारों से मिलेगा, जो संस्कार देते हैं, और माँ देती है संस्कार, पापा देते हैं, काका चाचा, उनके साथ रह के वो संस्कार मिलते हैं, वो स्कूल में संस्कार नहीं सिखाए जाते। करेक्ट। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो हम बहुत समय से बस एक ही चीज़ पढ़ते आए हैं कि मैथ्स साइंस ये सब जो रेगुलरली जो चलता है उसके बारे में ही बात होती है, जी और
यही बताया जाता है कि आपको बहुत ही अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अगर कम परसेंटेज आए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जी। और ये धारणा जो है ये बहुत गलत है, क्योंकि हर इंसान की अपनी खुद की प्रतिभा है, खुद की पोटेंशियल है। और जो करिकुलम चलता आया है जी। वो करिकुलम में बदलाव की ज़रूरत है कि हम उन मुद्दों पे भी बात करें जो मुद्दे ज़रूरी हैं, क्योंकि भविष्य में उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आता है। जी। और ये जो फेलियर है हम्म। इसको बहुत ही अलग तरीके से पेश किया जाता है कि फेलियर से डरो, रिस्क मत लो। और अगर मान लो 4 लोगों के बीच में हमें कोई बात बोलनी है, उसके लिए घबराहट ऑलरेडी रहती है। जी। और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, जी। इन चीज़ों पे कोई विचार नहीं करता, और वो करिकुलम का हिस्सा भी नहीं बनता, और खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर पेरेंटिंग सिस्टम अच्छा रहे, माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान दें, समय दें, उनके साथ समय व्यतीत करें, और एजुकेशन सिस्टम में ये करिकुलम अगर चेंज हो, जी। तो ये जो चीज़ें, हिपोक्रेसी वाली जो बात मैंने कही, जी। जिसमें आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, और लड़कों को जो समझ होनी चाहिए वो चीज़ चेंज हो सकती है अगर हम इन चीज़ों पे काम करें। संस्कार पे काम करे तो ही हो सकता है ये। संस्कारों की बात है। जी। 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 करो। तो आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? अभी एक फिल्म मैं शूट करके आई हूँ, कोटा में शूट था उसका, और वेब फिल्म है, और उसका नाम है ऑनलाइन। अच्छा। जी। और वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। ओके। उसके अलावा एक और फिल्म के लिए मैं भी देहरादून जा रही हूँ शूट के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम है कमली। कमली। कमली और कुछ नीचे कुछ सौगंध लिखा जाएगा। तो वो शूट के लिए जाने वाली हूँ मैं 21 तारीख को। और उसके अलावा और एक दो प्रोजेक्ट है जिसकी बातें हो रही है अभी तो। तो निकिता जी, इतने समय में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, और आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा फीलिंग आया कि ये मेरी कल्पना से परे था, लेकिन ये चीज़ भी होती है इस इंडस्ट्री में? कोई अच्छी चीज़ या कोई नेगेटिव चीज़, ऐसा कुछ आपने महसूस किया यहाँ पे आके? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे ही मतलब जो बुरे लोग तो मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बट मुझे पता नहीं, स्त्रियों को खास करके लड़कियों को पता चल जाता है कौन से इंटेंशन से बुला रहा है या कैसे बात कर रहा है, मतलब पता चल जाता है, उतना तो सेंस होता है। तो मेरा ये था कि मैं पहले गुजराती इंडस्ट्री में थी, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर थी, राइट। तो यहाँ आके मुझे अगर गलत लोग मिले भी ना, तो मैंने उनको दूर कर दिया प्यार से, माफ़ करो मेरे को, है ना, माफ़ करो, जाओ, नहीं करना है काम तुम्हारे साथ। मैं वैसे ही मेरा एटीट्यूड रहा है इंडस्ट्री में, जो गलत बात करते हैं उनसे काम नहीं करना है मेरे को। सही है। क्यों करूँ मैं काम? करेक्ट। तो आप अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कास्टिंग एजेंसी के मामले में आप कोई नाम बता सकते हैं कि जो एजेंसी बहुत रिलायबल है, जिनसे जुड़ना हर एस्पायरिंग एक्टर के लिए बढ़िया देखो, है? मुझे यहाँ पे आए 8 साल हो गए हैं, 8 से 9 साल मुंबई में आए हुए। मैंने हर जगह पे ऑडिशन, हर जगह पे मैंने इंट्रो एंड ऑल सब दिया था मैंने, बट मुझे आज तक किसी भी बड़े कास्टिंग कंपनी से कोई कॉल ना आया, और नहीं आया, मुझे नहीं लगता आएगा भी, है ना, क्योंकि अब मैं फ्रीलांसर हो गई हूँ। अब मैं डायरेक्ट, मुझे डायरेक्टर्स के फ़ोन आते हैं, है ना, मतलब ये प्रोजेक्ट है, ये वो, मतलब वो जो जिस लॉबी में मैं काम करती हूँ, राइट, जिस लॉबी में मेरा जो स्मॉल लॉबी है, उसमें डायरेक्ट मेरे को कॉल आते हैं, तो मैं उसी में काम में बिजी रहती हूँ। वो वाली लॉबी में काम करने के लिए, ऑडिशन देने के लिए, जाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है। और वो लोग वहाँ, जो नए नए लोग आते हैं यहाँ पे, वो लोग जाते हैं। तो उस लॉबी में जाने के लिए कोई ऑथेंटिक रिलायबल कास्टिंग एजेंसी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, तो मैं बोल नहीं सकती। बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियां खोल के बैठे हैं, सब नए नए लोग जाते हैं वहाँ पे, बट काम नहीं मिलता है सर, बहुत मुश्किल से, बहुत बहुत चाहिए। निकिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी, और आपने अपने एक्सपीरियंसेस खुल के शेयर किए। जी। और क्या है कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो काफ़ी लोग सरेंडर कर देते हैं।
लेकिन ऐसे समय में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा है जी, और वो कोई भी चुनौती को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हैं ऐसे, और आप हमारी ऑडियंस को भी वो मजबूती से वो बात को दर्शाते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एज अ वुमेन वैसे ही बहुत चैलेंजेस हैं जो जी, कि जी। समाज हम पे बचपन से ही थोप देता है। जी, जी, उन चुनौतियों का हम वैसे सामना करके आगे इस इंडस्ट्री में आते हैं, जी, और फिर इस इंडस्ट्री में जी। ये अलग करना चुनौतियां पड़ता है, हैं। यस, यस, यस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जी, आपने किसी भी मोमेंट में गिव अप नहीं किया, जी, और ये हमारी जो ऑडियंस है वो देखेंगी तो और प्रेरित होंगी। जी, जी। और पॉडकास्ट एक्चुअली शुरू करने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि ठीक है। हर इंडस्ट्री के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं अपनी मेहनत से, अपने पंक्चुअलिटी से, जी, अपने जी, सिद्धांतों से, वो एक एग्जाम्पल बने और अपनी स्टोरी बताएं, ताकि जो लोग होप छोड़ दिए हैं जी। और जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, हुँ, तो आपका एक्सपीरियंस उनके काम आए और वो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ। जी, तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को जब वो देखेंगे, आपकी जी। बातें सुनेंगे, तो उससे वो काफ़ी प्रेरित बिगड़ होंगे। जाएँगे। नहीं, लेकिन ये आपकी एक बात अच्छी इस तरह जी, से है कि आप जो बात बोलते हैं वो वो मैं दिल से बोलते हैं, हाँ, दिल से। क्योंकि ये दुनिया बहुत फेक हो चुकी है। जी, जी। यहाँ पे सब अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, हाँ, हाँ, और रियल होना हाँ। सबसे बहादुरी वाला काम है, जी, जो कि आप जी, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप रियल पर्सन हैं। जी, जी। और लाइफ में अगर हम रियल नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जाएंगे होते जाएँगे। और दुखी होते जाएंगे। जी, जी। तो क्योंकि ज़माना बदल ऐसे गया है कि हमें अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए और कामयाबी को छूने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। जी, तो ऐसे मोमेंट में, ऐसे ओकेजन में जब आप उभर के आते हैं, आप एक नई पर्सनैलिटी को शोकेस करते हैं, तो जी। ये ज़रूर मायने रखेगा। जी। तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। और उम्मीद है कि आपके जो भी सपने हैं भविष्य में वो सब पूरे हों। कोई सपने और रहे ही नहीं है मेरे। भगवान करे कि महाकाल मेरे जैसे सारे आप सपने जिनके, पूरे हो गए, हाँ अब जी, हाँ बस जी, महाकाल के पास जाना है बस। हम्म, सारे सपने पूरे हो गए मेरे। आई एम श्योर जो भी आपका सपना होगा, जी, अगर मान लीजिए, क्योंकि भविष्य का हमें पता नहीं, जी। भविष्य में हो सकता है कि अब यही सपना महाकाल है की कि इच्छा जितने हो। भी वर्ल्ड में जितने भी शिव टेम्पल है वो सब घूमना है, एक ही सपना है बस मेरा। यहाँ के 11 ज्योतिर्लिंग मैं कर चुकी हूँ, हाँ जी। 12वां बाकी है। हम्म, बाकी वर्ल्ड में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो सब घूमने हैं मुझे, बस यही करना है और कोई सपना नहीं है मेरा। हो सकता है कि महाकाल जी आपके माइंड में आके मतलब इस तरह मैंने से मैंने आपके दिल से सोच को मतलब बदल दें। दिल से मैंने शिव जी से शादी कर ली है, मुझे ऐसा लगता है। मैं हम्म, वही मेरे प्यार है, वही सब कुछ मेरे वही करेक्ट, है। करेक्ट, करेक्ट। आपके मुझे और प्रोफाइल को, किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें भी ऐसा लगा आपकी प्रोफाइल को हमने जब देखा, जी, तो आप काफ़ी डिवोटेड हैं जी। शिव जी को मैं लेके, बहुत और बोल्ड हूँ, स्पिरिचुअल मैं हैं। बहुत बोल्ड हूँ और बहुत ही स्पिरिचुअल भी हूँ। और ये ज़रूरी भी हाँ, है। तो इतनी सारी महिलाएं जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उससे आपकी बातें सुन के वो इंस्पायर्ड होंगे कि लाइफ में बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जी। कॉन्फिडेंस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हाँ, और राइट। आप नॉलेज जितनी भी पालो, जी, और स्किल्स जितने भी पालो, और उस चीज़ को अपन अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जी, तो वो, अगर हम सफलता और असफलता का डिफरेंस समझने की कोशिश करें, तो काफ़ी बार हमें यही महसूस होता है कि बहुत लोगों के पास हर तरह की नॉलेज है, स्किल्स भी है, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी, जी, और वो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम में हाँ, रोबोट बनाते हैं जी, जी, कि बिल्कुल। पढ़ पढ़ के आगे बढ़ो। तो जी, जी, ये एक चीज़ है जो चीज़ ज़रूरी है। और क्योंकि आपने अपनी बात बताई है, तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी ये देख के प्रेरित होगी। तो जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि कभी आपका, और आप अपनी ऊंचाइयां छुएं, और जी। इस मंजिल में जैसे बड़ी बड़ी मूवीज़ आपको मिले, तो उसके साथ भी हम दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करें, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। जी, श्योर। मैंने इससे पहले भी 1-2 पॉडकास्ट बनाए हैं, लेकिन मैं इतना खुल के मैंने अपने आप को नहीं एक्सप्रेस किया है किसी भी पॉडकास्ट में। और मेरी लाइफ़ की जानी कहीं अनकही बातें सुनने के लिए ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। निकिता सोई जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में समझ के हमें काफ़ी अच्छा लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी पसंद आएगा, और ऐसे ही हम नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहे। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको
उन चीज़ों के बारे में बताएं जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम हमेशा काम करते आए हैं। तो मैं अपील करूँगा कि आप भी इसी भावना के साथ अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, यूथ क्वेक। थैंक यू।